दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम धनंजय दास हुआ और मेरा घर पूर्णिया बिहार से मैं बिलोंग करता हूं, पूर्णिया का रहने वाला हूं। बस आपके सामने मैं अपनी सक्सेस जर्नी रख रहा हूं कि कैसे मैं इस बिजनेस में यहां तक पहुंचा। दोस्तों मैं पूर्णिया में एमआर की नौकरी कर रहा था और लगभग 17.5 साल से मैं एमआर की नौकरी कर रहा था, लेकिन जिंदगी बदल नहीं रही थी। मैंने बचपन से अपने घर में गरीबी देखा कि किस तरह से मेरी माँ, मेरे पापा हम लोगों को पाले पोसे हैं। मेरी माँ ने बहुत तकलीफ किया है और किसी तरह से हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। तो मैंने बहुत नज़दीकी से गरीबी को देखा है दोस्तों। और कहते हैं ने कि मोहल्ले में अगर 100 घर है, 99 घर अगर पक्के का है और एक घर फूस का है, तो वो सम्मान उसको नहीं मिलता है जो पक्के वाले को मिलता है। यस या नो? तो मेरे अंदर भी एक जिद थी कि जिस तरह से लोगों को सम्मान मिलता है उस तरह का सम्मान मुझे भी मिलना चाहिए। और हमेशा कसम कसम में रहता था। तो दोस्तों मैंने 17.5 साल एमआर की नौकरी की। इसके अलावा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया। दोस्तों मैं भूमावक अमीन भी हूं, मैंने अमानत की भी काम की। लेकिन कहते हैं ना कि मेरे माँ बाप ने एक संस्कार दिया है कि जीवन में किसी की बुराई नहीं करना, किसी को दुख पहुंचा के जीवन में सक्सेस नहीं होना। तो उस लाइन में क्या है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगा, झूठ बोलना पड़ता था और मुझे लगा कि ये लाइन मेरे लिए नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में भी गया, वहाँ भी बहुत सारा रिपेयरिंग वगैरह का काम किया, लेकिन वहाँ लगा कि यहाँ भी तो वही माजरा है। एक बार की बात है, मैं एक कलर टीवी रिपेयर कर रहा था। वो टीवी बन नहीं रहा था दोस्तों, 1 सप्ताह लग गया था, हो नहीं पा रहा था। तो मैंने उसका बोर्ड खोलकर निकाला, पेट्रोल वॉश किया और वॉश करने के बाद पता चला कि उसका एक ट्रैक कहीं से टूटा हुआ था। मैंने सोल्डिंग किया, वो टीवी ऑन हो गया। 1 सप्ताह लगा था उस टीवी को बनाने में और उस 1 सप्ताह में मैंने कोई दूसरा काम नहीं किया। और मैंने उस टीवी वाले को फ़ोन किया कि भाई साहब आपका टीवी बन गया, आके ले जाओ। वो आया और बोलता है इसमें खराबी क्या था? हम बोले देखिए कुछ खराबी नहीं था, बस मामूली सा एक ट्रैक टूटा हुआ था, पुराना टीवी है, लेकिन 1 सप्ताह भैया इसमें हमने काम किया है। तो बोला पैसा कितना हुआ? तो हमने कहा कि आपको मैंने बोला कि 1 सप्ताह मैंने कोई दूसरा काम नहीं किया, आपको जो अच्छा लगता है वो दे दो। तो उन्होंने 50 रुपया निकाल के दिया मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया मैंने 1 सप्ताह लगाया। बोला ये आपने 1 सप्ताह लगाई, ये आपका प्रॉब्लम है ना, मामूली सा सोल्डिंग ही तो किया। क्या बोले दोस्तों, उस दिन मेरा कलेजा छलनी हो गया। मैंने बोला ना, जीवन में कुछ भी हो जाए ये काम मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा यह काम, क्योंकि मेरे गुरुजी ने सिखाया था कि अगर 1000 का बिल लेना है तो 2000 का सामान वहां पे निकाल के रखना पड़ेगा कि ये मैंने बदला है, तब जाके वो 1000 रुपया देगा। लेकिन मेरा सिद्धांत था कि मैं झूठ बोलूंगा नहीं। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहां सच बोला तो मेरा पेट भरने वाला नहीं है। मैंने उस काम को त्याग दिया और धीरे धीरे मैं फार्मा लाइन में चला आया। फार्मा लाइन में आने के बाद मुझे लगा कि यह काम बहुत अच्छा है, यहाँ तो झूठ बोलना पड़ता नहीं है और डॉक्टर से मिलना है। मैंने वहाँ भी काम किया, लगभग 17.5 साल काम किया दोस्तों। लेकिन उसी बीच में मेरी शादी हो जाती है 30 मई 2010 को और मेरी पहली बेटी का आगमन होता है। तो दिमाग में एक टेंशन होने लगता है कि मेरे शादी से पहले मेरे पूर्णिया शहर में एक स्कूल है जिसका नाम है अर्सलाइन कन्वेंट, और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का हैंडराइटिंग ज़बरदस्त होता है। तो मैं अपने कुछ मित्रों लोगों को उनके बच्चे का हैंडराइटिंग देखता था, तो मैं सोचता था कि मेरे अगर बच्चे होंगे ना तो मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगा। ये सपने मेरे शादी से पहले से मेरे सपने थे। और जब मेरी पहली बेटी का जन्म हुआ तो उसी समय से मैं सोचने लगा कि नहीं, मेरी बेटी पढ़ेगी तो अर्सलाइन में ही पढ़ेगी। और वहाँ जाके मैंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया
बेटी पढ़ने लगी, खर्च बढ़ने लगा। अब सोच रहा था अब मैं क्या करूं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जानता ही था, तो मैंने कुछ दोस्तों से पैसा लेके और अपना पीएफ का पैसा उठा के मैंने डीजे का साइड से काम स्टार्ट किया। और शादी में मैं डीजे बुक किया करता था और 2 स्टाफ मैं रखा था, गाड़ी पे सारा डीजे सजा के स्टाफ को सारा समझा के उनको भेजता था। और जब वो स्टाफ लोग जाते थे तो रात में नींद नहीं आती थी कि कब उसका फ़ोन आ जाएगा, ये वाला सेट उड़ गया, परेशानी होती थी। काम चल रहा था, लगभग साल का जो है ना 50,000 लाख रुपया आ जाता था, लेकिन बेचैनी बहुत थी कि उस काम में भी मन नहीं लग रहा था। उसी बीच में क्या हुआ, जब मैं फार्मा में काम करता था तो एक व्यक्ति जिनका नाम लेना चाहिए, नाम नहीं लूंगा तो नाइंसाफी होगी, उनका नाम था अमित कुमार। एक बार जोरदार ताली उनके लिए। वो भी हिमालय कंपनी में एमआर की नौकरी करते थे और वो बार बार रास्ते में चलते बोलते थे, भैया 5 मिनट का आपका समय चाहिए। हम बोले क्या बात है, तो नहीं आप समय दीजिएगा। हम बोले बोलो ना क्या बात है, तो नहीं घर पे आएंगे फ्री टाइम में। हम बोले हम कभी फ्री रहते नहीं हैं। और वो बार बार बोलता था। एक दिन क्या हुआ, संडे का दिन था, रास्ते में मिला, बोला भैया आज फ्री हैं। हम बोले नहीं फ्री तो नहीं है, तो क्या बात है, तो बोलता है आपका डीजे लेना है भाड़ा पे, डीजे मिलेगा। हम बोले हाँ आ जाओ घर पे। वो घर पे आए और आने के बाद वो बोलते हैं कि देखिए हमको कला भवन में एक प्रोग्राम करवाना है, उसके लिए हमको डीजे चाहिए। तो हमने कहा कि कला भवन बड़ा हॉल है, 1000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, उसमें कम से कम 10 ठो बॉक्स लगाना पड़ेगा। तो बोला कितना खर्च आएगा, तो हमने कहा कि लगभग 10,000 रुपया आएगा खर्च। तो बोला कुछ कम बेस होगा क्या, हम बोला नहीं कम नहीं होगा। तो वो जाने लगा, तो हम बोला अच्छा कम हो जाएगा, बोलो ना क्या बात है। बोला कि देखिए ना जिस काम के लिए हम वो डीजे ले रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि उस काम के बारे में आपको बताएं। हम बोले यार हम तुम्हारा काम सुन के हम क्या करेंगे, हम खुद बिजी आदमी हैं। बोला नहीं तो देख लेते ना तो अच्छा होता। उनका देखे मन छोटा हो गया, तो मुझे लगा अगर मैं इनको मना कर दिया तो ये मेरा डीजे बुक नहीं करेंगे, ये चले जाएंगे। और मैंने जोर के देखा कि अगर 8,000 रुपया भी ये देता है, तो वो बोले थे हर 3 महीने पे फंक्शन होता है। तो हमने बोला कि 8 चौके 32,000 तो मेरा बन जाएगा। मैं अपने मन में कैलकुलेशन करने लगा। मैंने बोला कि दिखा क्या प्लान है। तो वो क्या किए, 2-3 आदमी को फ़ोन करके बुला लिए। और एक बार जोरदार ताली, वो 2-3 आदमी थे, मिस्टर सुभाष कुमार, रंजित सर, राजेश कुमार, पॉल सर, ये लोग मेरे घर पे आए और मुझे बिजनेस की जानकारी दिए। मैं बिजनेस देखता गया और जैसे ये बोले कि महीने का 8 लाख, सप्ते का 2 लाख, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मुझे वो बात याद आ गई कि मैं हमेशा अपनी मैडम को, मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का भी किताब वगैरह पढ़ता था, तो मैं हमेशा अपनी मैडम को बोला करता था देखना मैं बड़ा आदमी बनूंगा, 2-3 आदमी मेरे घर पे आएंगे और वो दिन मेरी ज़िंदगी का यू टर्न वाली ज़िंदगी होगा। और वही बात याद आया और मैंने बिना सवाल किए, लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि 2 लाख आते कहाँ से है, मैंने कोई सवाल नहीं किया दोस्तों। और उसी समय 350 रुपया दे के फॉर्म साइन किया, पैसे नहीं थे। और 1 महीने के बाद जब सैलरी आया तो मैं अमित जी को बुलाकर मैंने पेमेंट किया और मैंने काम करना स्टार्ट किया। मुझे लगा कि ये काम बड़ा आसान है, एमआर हूं, लोगों को बताऊंगा, लोग आसानी से ज्वाइन कर जाएंगे। मैंने 65 लोगों को बिजनेस की जानकारी दी, एक भी आदमी नहीं आया। मेरा हिम्मत टूटता चला गया। और पहले होता था क्या कि जब मैं एमआर था तो सवेरे घर आ जाता था, तो मैडम के साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करते थे। लेकिन जब ये काम स्टार्ट कर दिए तो घर में लेट से आना होता था, तो मैडम परेशान हो जाती थी। और हमेशा मैडम एक ही बात बोलती थी कि हमको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं वही काम से हम ठीक हैं, हमको ये सब काम नहीं चाहिए। आप बोलते हैं कि हम काम करते हैं, 1 पैसा नहीं आता है। और जब मैं ज्वाइन किया, मेरे सामान आए ना, तो मैडम क्या कि पैकेज उठा के फेंक दी। मैडम सामने बैठी हुई है। मैडम बोला ऐसा साड़ी आप 11,000 में खरीद लिए, आप पैसा बर्बाद कर दिए, आप पैसा बर्बाद कर दिए। तो मैंने मैडम को कहा कि साड़ी पे मत जाओ, 2 लाख सप्ताह आएगा तो कितना मजा आएगा। बोला आप अपने फिलोसफी अपने पास रखिए, 2 लाख यहाँ है क्या।
0.125% भी मैडम को विश्वास नहीं हुआ और मैडम काफ़ी नेगेटिव करती थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक कैलकुलेशन, जब मैं रात को जाता था तो मैं गुना करता था कि अगर ये आदमी आ गए, 10,000 आदमी आ गए, तो थ्योरी कहता है कि 50 लाख कमा लूंगा मैं। और मेरा एक ही सपना था, मैं डायमंड बनने के लिए नहीं आया था। मेरे दिमाग में एक ही बात था, अगर मैं पूरी जिंदगी में यहां से 50 लाख कमा लिया ना, तो मेरे घर पक्के के बन जाएंगे, मेरे घर पक्के के बन जाएंगे। और इस तरह से 65 लोगों को प्लान दिखाया, एक भी आदमी नहीं आए। मैं मीटिंग में जाता था, थर्सडे की ग्रुप मीटिंग में जाता था, मैं देखता था कि वहां पे सारे लोगों का डीडी निकलता था और मेरा डीडी नहीं निकलता था। तो सर पूछते थे इस सप्ताह का कमिटमेंट, तो बोलते थे सर 200 भी, एक डीडी। उस समय तो डीडी चलता था। अंदर से एकदम कचोड़ता था मन कि इस सप्ताह भी मैंने कमिटमेंट किया है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, लगभग 1 साल बीत गए। और यहां पे सौराब सर गवाह है, एक बार सर के लिए जोरदार ताली। सर जब मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे तो धनंजय दास सबसे पहले उस मीटिंग में पहुंचा करता था। और सर एक बात बोलते थे सर लोग कि धनंजय जी कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़े कोई फांसी दे देगा डीडी, नहीं आप काम कीजिए। और अमर सर हमेशा एक बात बताते थे कि धनंजय जी ऊपर वाले पे विश्वास है। हम बोले हाँ, तो बोल बस ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, काम करते जाइए, कोई ना कोई चौका छक्का मारने वाला व्यक्ति आपके टीम में आएगा। और एक बार की बात है, जब मैं पूरा थक गया, मैं अपने समाज में, कहा जाता है बिहार में थोड़ा सा कास्टिज्म ज़्यादा होता है कि अपने कास्ट के लोगों को बिजनेस दिखाने से वो आ जाएंगे। मैंने वो भी करके देख लिया, पूरे मोहल्ले को मैंने बिजनेस दिखाया। सब एक ही बात बोलते थे, क्या यार कौन सा फालतू चक्कर में पड़े हो तुम, कितना अच्छा एमआर की नौकरी करते हो, ये कंपनी का लफड़ा में कहा है अपने आप को पढ़ा रहे हो, कितनी कंपनी आई कितनी चली गई, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखे थे फलाना कंपनी का क्या हुआ था, हम तुमको समझा रहे, समझ जाओ, नहीं तो घर द्वार सब बिक जाएगा, तुम चले जाओगे, जेल हो जाएगा तुमको। इस तरह से लोग सलाह देते थे। तो सर लोग को भी लगता था कि पता नहीं ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। साल लगने चला है, एक बंदे को इन्होंने ज्वाइन नहीं करवाया। तो लास्ट में 1 सप्ताह को मैंने सर से कमिटमेंट किया कि सर इस सप्ताह तो मैं पक्का एक आदमी को ज्वाइन करवाऊंगा, चाहे जो हो जाए। तो मेरे जो बचपन के मित्र थे, जिनके साथ मैं पला, जिनके साथ मैं काफ़ी क्लोज था, इससे पहले भी मैंने उनको प्लान दिखाया था, उनके पापा को, उनके भाई को। मैंने सोचा एक बार फिर मैं उसके पास जाता हूं और उनसे एक बार दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आके वो ज्वाइन कर ले, तो कम से कम एक बंदा तो आ जाएगा। मैं उनके घर पे गया दोस्तों, और उनको मैंने एक ही बात बोला कि पार्टनर सुनो ना, अरे तुम बिजनेस मत करना, हमारा रिबॉक का ये सेट आता है, तुम तो जूता पहनते हो ब्रांडेड, वो सरकारी जॉब में था हाई स्कूल में, यार तुम मेरा जूता ले लो, रिबॉक का ये सेट ले लो ना यार। एक भी आदमी ज्वाइन नहीं किया है, हम सर से कमिटमेंट किया, तुम ज्वाइन कर जाओगे ना तो एक आदमी आ जाएगा। वो गया, ड्रॉल खोला, ड्रॉल से चेकबुक निकाला, 11,000 कुछ समथिंग चेक पे साइन करके वो मेरे हाथ में दे दिया, और अपनी मैडम को बोला कि चाय पिलाओ, डीके को चाय पिलाओ। वो गई चाय बना के लाने के लिए, हम चाय पी रहे हैं, मेरे हाथ में चेक है, और अचानक से वो बोलता है कि सुन ना पार्टनर चेक देखें। हम बोले क्या हुआ, बोला नहीं देखे, तो मुझे लगा कि कुछ उसमें गड़बड़ी हो गया। वो मेरे हाथ से चेक लिया दोस्तों, और चेक लेने के बाद चेक मोड़ के अपने पॉकेट में रख लिया। बोला नहीं नहीं नहीं, ये सब फालतू काम हमको नहीं करना है, ये सब फालतू काम हमको नहीं करना है। अब सोचिए, जो आदमी 1 साल से जिसका डीडी नहीं निकला, अपने दोस्त के पास गया और वो चेक साइन करके अमाउंट भरने के बाद फिर से हाथ से ले लिया, मतलब मेरा लगा कि कलेजा छलनी हो गया दोस्तों। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर 1 मिनट भी इसके घर में रुका ना तो मेरे आंख से आंसू डगमगा जाएंगे। अब लग रहा था कि अब हम रो देंगे, अब हम रो देंगे। तो मैंने उनसे एक ही बात बोला, क्योंकि सर अमरेंद्र सर बोलते थे कि कभी किसी से झगड़ा मत कीजिएगा, नहीं ज्वाइन करेगा। तो मैंने एक ही बात बोला कि ठीक है दोस्त, तू ज्वाइन मत कर, तू दोस्त है, हमेशा दोस्त रहेगा, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद तुम्हारे घर पे सेफ शॉप का कभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन साथ में ये भी वादा करते हैं साला एक बाप का औलाद होंगे, मर्द की औलाद होंगे तो तुमको सेफ शॉप में डायमंड बन के दिखाएंगे।
वहां से बाहर निकलते निकलते मेरा एकदम आंख से गंगा जमुना बढ़ना स्टार्ट। मैं रास्ते में रुका, पुष्ट रोया, खूब रोया। लेकिन एक चीज है, रोने के बाद काफी मन हल्का हो जाता है, मजा आता है। जब आप रो लोगे ना तो काफी मन हल्का हो जाता है, मजा, और फिर से हिम्मत मिलता है। और फिर से मैंने काम करना स्टार्ट किया। उसी बीच में क्या हुआ कि मैडम जो है ना हमको पूरा परेशान करने लगी। नहीं नहीं, ये सब काम नहीं। मैंने जब मैडम को सुनाया कि मेरा दोस्त ऐसे मेरे साथ किया, तो मैडम साफ बोल दी, अगर आप सेफ सोप नहीं छोड़ोगे तो मुझे छोड़ दो। तो मैंने भी मैडम को बोला कि नहीं नहीं, हम सेफ सोप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रात दिन घर में किचकिच हो रहा था, तो हम मैडम को बोले कि ठीक है, इस सप्ताह हम संडे के सेमिनार में नहीं जाएंगे। और सर जब वहां पे वेन्यू स्टार्ट किए थे, तो धनंजय दास वो पहला शख्स है जिन्होंने माइक पकड़ा था एंकरिंग करने के लिए। सर काफी रटवाए थे, लाइन बाय लाइन मुझे एंकरिंग याद है, लाइन बाय लाइन। और उस दिन लगा क्या कि मैडम ने थोड़ा सा नेगेटिव डाला, तो ठीक है, आज हम मोबाइल का स्विच ऑफ कर लेते हैं और देखते हैं कि इन लोगों का सेमिनार कैसे होता है। मेरे दिमाग में ये बात आ गई। सेमिनार भी हुआ। शाम में अभिनंदन कर्ण सर, सौरभ सर, राजेश पॉल सर तीनों मेरे घर में आए और आके बोलते हैं कि क्या धनंजय जी, आपका फोन नहीं लग रहा था। तो मैंने सर को बोला कि सर फोन लगेगा कैसे, मैंने स्विच ऑफ करके रखा। बोला क्यों? हम बोले सर ये जो फालतू काम, ये सब फालतू काम हमको नहीं करना है सर, हम अपना बहुत देख ले। हमको लगता था कि हमारे डॉक्टर को पढ़ाते किसी को बोलेंगे कोई भी आदमी ज्वाइन कर जाएगा। सर लोग खड़े हैं बाहर में, मैं सर को बैठने के लिए भी नहीं बोला। अब मेरी मैडम पीछे से हमको इशारा कर रही है कि भगाइए सबको यहां से। तो बाद में पता चला कि भाई सेफ सॉप के बंदे कितने ढीठ होते हैं। तो अमर सर बोलते हैं, धनंजय जी बैठने के लिए नहीं बोलिएगा। तो जब कोई बोले बैठने के लिए नहीं, तो बैठने दिया जाता है कि नहीं। तो मेरा सामने में रूम था, मैंने बनाया था डीजे का रूम। तो उस रूम में मैंने शटर उठाया, चेयर निकाल के बैठने के लिए दिया। और बैठाने के बाद मैं मैडम को बोलता है, मैं बोल रहा हूं कि 4 कप चाय बनाना। तो मैडम बोलती है दूध नहीं है। हम बोले दूध नहीं है, तो हमको लगा कि हो सकता है दूध नहीं होगा। मैंने गया फ्रिज खोल के देखने, तो देख रहे कि फ्रिज में दूध रखा हो। हम बोले दूध तो है। बोलता है जब ये फालतू काम करना नहीं तो सबको बैठा कर चाय पिलाने से क्या फायदा, निकालिए सबको। और एक बात बोलना चाहते थे, सुभाष कुमार रंजीत सर जाते थे ना, तो बोलता था ये पेट लद्दा का तो मन करता है पेटिया फोड़ दे। चूंकि उनकी वाइफ को मैं बहन मानता हूं, शादी से पहले से मैं उनको जानता हूं, तो जीजा साला का रिश्ता है हम लोगों का पहले से। और एएमआर भी थे, साथ में काम भी करते थे। तो जब हम सुभाष जी को ये बात बोले थे तो उनको काफ़ी मज़ा भी आया था उनको, और वह जानबूझ के चले भी आते थे। तो चाय बनी, मैंने सर को चाय पिलाया। चाय पीते पीते अमर सर बोलते हैं कि धनंजय जी ऐसा कीजिए ना, काम वाम आप मत कीजिए, 3 दिन का हम एक कोर ट्रेनिंग का प्रोग्राम रख रहे हैं, आप उसको अटेंड कीजिए। तो हमने कहा कि जब सर हमको ये काम करना ही नहीं तो कोर ट्रेनिंग करके हम करेंगे क्या सर। तो सर हमको लपेटे, सर बोलते एक बात बताइए, हम आपसे उम्र में बड़े हैं या छोटे। तो हम बोला कि सर आप तो बड़े भाई के समान हैं। तो एक बड़ा भाई छोटा भाई को रिक्वेस्ट करता है कि 3 दिन का कोर ट्रेनिंग है, आप आके उसको अटेंड करें। मैंने 10 सेकंड के लिए सोचा, और सोचने के बाद फिर मैंने अपना दिमाग लगाया। हम बोले कि ठीक है सर हम आएंगे कोर ट्रेनिंग में, लेकिन हम पैजामा पहन के आएंगे, हम ड्रेस कोड में नहीं आएंगे। तो सर बोलते ठीक है आप पैजामे में आ जाइए। और हम भी पैजामा में चप्पल में चले गए कि हमको निकाल देंगे कोर ट्रेनिंग से। सर का मैंने पहला कोर ट्रेनिंग लिया तो लगा कि ये सब चीज़ तो फार्मा में जानते ही थे। दूसरा दिन थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा, और तीसरा दिन क्या बताए दोस्तों, तीसरा दिन जब मैंने कोर ट्रेनिंग लिया तो उस दिन पता चला कि मैं तो अभी तक अपना दिमाग लगा रहा था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था सेफ सॉप का। सर ने एक बात पूछे वहां पे, धनंजय जी एक बात बताइए, एक आईआईटीएन इंजीनियर और एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर कैसा क्वालिफाई होता है। तो मैंने कहा कि सर वेल क्वालिफाई होता है। तो दास जी ऐसा करते हैं, इंजीनियर को कहते हैं
कि एक व्यक्ति को सुई दे देने के लिए, और डॉक्टर को कहते हैं एक पुल की मरम्मत करने के लिए हो जाएगा। हम बोले नहीं सर। बोला क्यों नहीं? हम बोले नहीं सर। क्यों नहीं? हम बोले नहीं सर। तो सर ने बोला आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम बोले यस सर, समझ में आ गया। मेरे सामने डायरी रखी हुई थी, मैंने तुरंत डायरी निकाला और उस डायरी में सर के सामने मैंने लिखा कि मैं धनंजय दास आज एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक मैं 2 लोगों को प्लान नहीं करूंगा तब तक मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। कसम तो ले लिए, और मेरी आदत है कि जब एक बार ठान लेते तो उसको छोड़ते नहीं है। अब है कि दिमाग में एक ही बात चलता था कि 2 प्लान कैसे करना है। एक कांधे पे सेफ सोप का बैग होता था और एक कांधे पे एमआर वाला बैग होता था, और मैं एमआर को पटिया के ले जाता था चाय पीने के बहाने साइड में, और वहां जाके मैं प्लान देता था, क्योंकि सर बोलते थे कि ज्वाइन करे या ना करे प्लान दिखाना है। एक बार की बात है, मैंने प्लान किया ही नहीं, चूंकि काफ़ी दूर चले गए थे काम करने के लिए, सेफ सोप का काम नहीं हो पाया। घर आया तो मैडम बोली कि खाना खा लीजिए। हम बोले खाना नहीं खाएंगे। बोला क्यों? हम बोले आज मेरा 2 प्लान नहीं हुआ। तो बोला कौन आता है आपको देखने के लिए? तो मैंने मैडम को एक ही बात बोला कि मेरा जमीर गवाह नहीं देता है कि मैं खाना खाऊं। दोस्तों उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि कल से मैं ऐसा करूंगा, सुबह में 1 प्लान ठोक दूंगा और दिन भर में 1 प्लान ठोक दूंगा। इस तरह से मैं 4 रोटी खाता था। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, काम का इतना प्रेशर था, मैंने 1 ही प्लान कर पाया। और मैंने सुभाष कुमार रंजीत सर को, वो भी काम कर रहे थे, फिर मैं बोले बबलू सर तो देखिए ना आज 1 ही प्लान हुआ है, लगता है साला आज भी 2 ही रोटी लिखा हुआ है। फिर घर आए, 11 बजे रात में अचानक आया कि एक डॉक्टर है, उसका कंपाउंडर बाहर में बगल में ही घर है, अगर मैं उनको प्लान दिखा दूं तो मैं रात का खाना खा सकता हूं। मैंने इनको फ़ोन किया कि चलिए ना। बोला इतना रात में क्या? हम ले चलिए ना, प्लान है तो दिखाना है। मैंने उनका कॉल वेल बजाया, 11:30 बजे रात में नहीं आया। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मेरे पास उनका नंबर था, और बोलता है धनंजय भाई क्या बात है इतने बजे? हम बोले भैया 1 मिनट के लिए आप घर से केवल बाहर निकल जाइए, बस 1 मिनट का काम है। वो आंख मलते मलते निकला और मैं प्लान देना स्टार्ट किया। बोलता क्या ये इतना बजे रात में आके क्या कर रहा है? हम बोले भैया गोर लगते हैं, आप प्लान देख लीजिए, मत ज्वाइन कीजिएगा, कल भी खाना नहीं खाए हैं और आज रात में हमको खाना खाना है। और 11:30 बजे रात को मैंने उनको प्लान दिया, फिर जाके मैं रात में खाना खाया। दोस्तों तो इस बिजनेस में इतना तो समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस में कामयाब होना है तो खुद के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना होगा। और जो आदमी बना के बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो पाते, मैंने देखा। तो इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। और इस तरह से मैं प्लान पे प्लान दिखाता गया। और उसी बीच में क्या हुआ कि दिशा ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो गया, और राजेश पॉल सर हमको बोलते हैं कि धनंजय जी दिशा ट्रेनिंग में चलना है नैनीताल। हम बोले सर 41,000 रुपया मेरा खर्चा हो गया, मैं 2 आईडी से ज्वाइन कर लिया हूँ, 41,000 रुपया खर्चा हो गया, और आप बोल रहे हैं दिशा ट्रेनिंग में जाने के लिए मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। तो सर बोले चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम। 2 दिन के बाद सौरभ सर का आगमन होता है, और सौरभ सर राजेश पॉल सर के घर पे हमें बुलाते हैं और छत पे लेके चले जाते हैं। सर के घर पे छत के ऊपर रड निकला हुआ, उसमें बैठने का ऐसे बना हुआ है। तो सर वहाँ पे अकेले में बैठा के, पता नहीं सर को याद होंगे कि नहीं होंगे, मुझे याद है एक एक बात। सर बोले धनंजय जी सच सच बताइएगा, सेफ शॉप में डायमंड बनने आया कि आंख सेकने के लिए आए? लगा बड़ा यहाँ कस के। हम लोग क्या बात करते हैं सर, डायमंड बनने आए? तो पक्का डायमंड बनने आए? हम लोग झूठ बोलते हैं, आप डायमंड बनने नहीं आए, आप टाइम पास करने। हम बोले नहीं सर डायमंड बनने आए। तो बोला जब डायमंड बनने आए हैं तो डायमंड का सूत्र है कि आपको दिशा ट्रेनिंग में जाना होगा। अगर आप इस साल दिशा नहीं करेंगे तो बिजनेस में 1 साल पीछे चले जाएंगे। सर ने इस तरह से बांधा तो मैं बोला ठीक है सर, हम पैसा का व्यवस्था करते हैं। मैं सबसे पहले घर आया, अपनी मैडम को बोला कि हमको जो है ना दिशा में जाना है, नहीं सॉरी डायमंड शिप का प्रोग्राम था, डायमंड शिप देखना था। तो मैंने मैडम को बोला कि डायमंड शिप में जाना है। तो मैडम बोला कि कहीं नहीं जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है। हम बोल के निकल गए, शाम में आते हैं तो देखते हैं मैडम का एकदम हुलिया चेंज। इतना रोई थी कि ये वाला आंख और ये वाला आंख फूल के इतना बड़ा हो गया था, दोनों एकदम चाइनीज की तरह।
मैंने देखा तो डर गया, पता नहीं क्या होगा। हमने तुरंत राजेश पॉल सर को फ़ोन लगाया कि सर मेरे घर का सिचुएशन बहुत ख़राब है सर, हम डायमंड शिप में नहीं आ पाएंगे। सतीश सर का डायमंड शिप था वो, हम डायमंड शिप में नहीं आ पाएंगे। तो सर बोले कि हम आ रहे हैं। सर और मैडम मेरे घर पे आए और मेरी मैडम को 2 घंटा समझाएं। समझाने के बाद मैडम जाने के लिए राजी हो गई, ठीक है आप चले जाइए। तो हम बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। बोला नहीं नहीं चले जाइए। और जब सतीश सर के डायमंड शिप में यहाँ पे आए तो एक बात का पता चला कि अमरेंद्र सर एक डायलॉग हमेशा मारते हैं कि डायमंड की आन बान शान निराली होती है, हर दिन ईद और रात दिवाली है। और मैंने यहां आके देखा कि सचमुच में ऐसा होता है, सचमुच में ऐसा होता है। और सर की एक बात आज भी मुझे याद है कि सर एक बात बोले थे कि मेरा 17 साल नौकरी का हो चुका है, मैं वीआरएस भी नहीं ले सकता हूं और मैंने नौकरी को त्याग कर दिया। वहां पे लगा जब ये आदमी सरकारी नौकरी को लात मार सकता है तो मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। और वहां से फिर मैंने मुट्ठी बांधा। कुछ दिनों के बाद सर का दिशा वर्कशॉप था, फिर दिशा वर्कशॉप के लिए जाने के लिए बोला गया। उस समय मेरी दूसरी बेटी गर्भ में थी और सर बोले क्या कि 19 तारीख को नैनीताल में ट्रेनिंग स्टार्ट है। हम बोले सर 19 तारीख को नैनीताल में ट्रेनिंग स्टार्ट है, डॉक्टर डिलीवरी का डेट दिया 19 तारीख, हम नहीं जा सकते हैं। फिर सर लोग जो है फिर दिमाग वाश करने लगे। फिर सौरभ सर हमको साइड में लेके जाके समझाते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा वैसा है। हम बोले हाँ 50,000 रुपया है। तो बोला ससुराल कहाँ है? हम बोले बगल में कटिहार में। बोला ऐसा कीजिए 25,000 रुपया एटीएम से निकालिए और अपनी मैडम को पटिया उटिया के लेके जाइए कटिहार, मायके में रख दीजिए और अपने ससुर जी को हाथ में पैसा थमा दीजिए। वहाँ पे लोग हैं ना, वो लोग इलाज ऐसा कुछ होगा तो वो लोग देखेगा और आप चलिए दिशा में। सर की बात थोड़ी सी समझ में आ गई। हम आए, मैडम को नहीं बोले, हम बोले चले वहाँ कटिहार में ही आपका जो ट्रीटमेंट करवाएंगे। मैडम को बोले क्या कि 4-5 कपड़ा अपना पैक कर लीजिएगा। मैडम बोली कि 4-5 कपड़ा क्या करेगा? बोले कर लीजिए। मैडम को लेके आए, ससुराल में रख दिए। मेरे ससुर साहब यहाँ पे हैं। हम 25,000 रुपया एटीएम से निकाल के लाए और ससुर जी के हाथ में बोले कि पापा ये पैसा रखिए, क्योंकि मेरी पहली बेटी की डिलीवरी में सारा खर्च पापा किए थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि दूसरी बेटी में भी वो खर्च करे। तो मैंने 25,000 रुपया निकाल के पापा के हाथ में दिए और बोले कि पापा अगर रात बिरात में कोई प्रॉब्लम होगा ना तो आप इनका ट्रीटमेंट करवाइएगा। मेरे जोनल सेल्स मैनेजर आ रहे हैं 1 सप्ताह के लिए पूर्णिया, मेरे साथ काम करेंगे और वो 1 सप्ताह में काफ़ी बिजी रहूंगा। हो सकता है कि मेरा मोबाइल का स्विच भी ऑफ रहेगा। और पैसा दे दिए और दे के हम नैनीताल चले गए। किसी को हमने घर में समझा दिया, मेरी बहन वहाँ बैठी। मैंने बहन को फ़ोन करके बोला कि अगर भाभी का फ़ोन आएगा तो बोलना क्या कि भैया जो है उनका कोई जोनल सेल्स मैनेजर आए, उन्हीं के साथ वर्क पे है, उनका जो है स्विच ऑफ है। और वो मेरे दोस्त जो मेरे परम मित्र हैं उनको भी मैंने फ़ोन करके बता दिया कि पार्टनर ऐसे ऐसे बात है। और इस तरह सर मैं दिशा ट्रेनिंग में गया। आपका वो पहला दिशा था सर जहाँ पे आपने हाथी पे भी घुमाया था सर और झील में घुमाया था सर। और सर वहाँ पे एक कमिटमेंट लिए थे, सारे लोगों से कमिटमेंट लिए थे कि यहाँ से जाने के बाद अपने आप को कुछ गिफ्ट करना है। तो सर को बोले थे कि सर मेरे घर में पलंग नहीं है सर, बचपन से लेके आज तक हम चौकी पे ही सोए हैं, मेरा 2-3 कमरा है, सब में चौकी है सर। तो हम चाह रहे हैं कि मैडम को एक पलंग दे। तो आज भी मेरे पास वो डायरी लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में लिखा था कि मैं एक दीवान पलंग अपने मैडम को गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैंने डेट मारा और डेट मारने के बाद मैं जाके काम करना स्टार्ट किया। और एक दिन क्या हुआ कि एक डॉक्टर का हम लोग कॉल कर रहे थे और वहाँ से एक एमआर आते हैं और कहते हैं हम थे और मेरा वही अपलाइन जो हमको ज्वाइन करवाए थे दोनों आदमी। तो बोलता है कि आप लोग क्या एमआर है? बोले हाँ। तो देखिए ना एक LIC का पॉलिसी आप लोग दे दीजिए ना। तो हम बोले नहीं नहीं पॉलिसी हम लोग के पास बहुत ज़्यादा है। बोला देखिए मार्च क्लोजिंग है, एक दे देते ना तो अच्छा रहता। तो वो जो मेरे अपलाइन है वो बोलता है भैया ये मुर्गा है, साले को फंसाइए ना, इसी वर्ड में मुर्गा को फंसाइए, इसको सिर्फ सबका प्लान दिखाइए, अपने भाग जाएगा। तो हम लोग बोले क्या कि ठीक है संडे के दिन आप फलाने जगह पे आ जाना, वहाँ पे हम आपको जो है ना पॉलिसी दे देंगे। तो हम लोग संडे के दिन वहाँ पे पहुँचे और अमित जी सहयोग से उस दिन नहीं पहुँचे थे। तो अमित जी को हम फ़ोन करके बोलते हैं
अरे वो आया कहाँ मुल्ला, वो तो भाग गया, वो आया ही नहीं। तो बोला रुकिए भैया उसको फ़ोन करते हैं। तो उनको फ़ोन करके बोला अरे भाई साहब आप कहाँ हैं? तो बोला कि हम तो गिद्धवास जा रहे हैं पॉलिसी लेने के लिए। बोला आपको नया पॉलिसी चाहिए? अगर चाहिए तो आधा घंटा के अंदर में आप पहुंचिए, नहीं तो फिर पॉलिसी नहीं मिलेगा। बोला भैया अभी हम आ रहे हैं। वो मोटरसाइकिल घुमा के आ गए और आके बोलता है दीजिए पॉलिसी। तो हम लोग बोले कि ये 10 मिनट का प्रोग्राम है, हम लोग आए उसको अटेंड करने के लिए, आप भी अटेंड कीजिए, हम भी अटेंड करते हैं और फिर हम आपको चेक काट के दे देंगे। और दोस्तों उनको हमने संडे के सेमिनार में हम लोगों ने बैठाया। हमारा एंकरिंग था सौरभ सर का पॉल सर का सेकंड प्लान था, सौरभ सर का क्लोजिंग था। और वो आदमी एक्साइटेड होकर लिख रहा है धाई धाई। और जैसे सर क्लोजिंग हुआ वो आदमी 350 रुपया निकाल के और टेबल पे ऐसे करके मारा और बोलता है सर पहले मेरा रजिस्ट्रेशन कीजिए, साला 17 साल से परेशान है हम LIC में, हम CF कलम मेंबर हैं, सारे 17 साल से परेशान हैं, 3 बार एक्सीडेंट से बचे हैं, साला मर जाएंगे, LIC वाला पैसा नहीं देगा। यही बिजनेस तो हम लोग ढूंढ रहे थे। और उन्होंने फॉर्म साइन किया तो राजेश सर पॉल सर बोले कि धनंजय जी ये बढ़िया आदमी है, ये काम करने वाला है, इसके घर पे जाके हम लोग ट्रिपल ID के बारे में बताएंगे। और संयोग से मैं उस दिन नहीं जा सका था, सर हमको कहीं भेज दिए थे, अमित जी सर और शायद सुभाष जी सर लोग गए वहाँ पे, उन्होंने ट्रिपल ID के बारे में बताया और वो व्यक्ति 36,000 रुपया दे के 3 ID से ज्वाइन किया। उसका नाम है मिस्टर धर्मेंद्र कुमार, यहीं पे मौजूद है। 3 ID से ज्वाइन कर गया सर और आते ही इन्होंने धमाका कर दिया सर। जब हम लोग ग्रुप मीटिंग लेते थे तो ये बोलते थे कि सबसे कमिटमेंट लीजिए, कितना हुआ? बोलते थे 10, तो बोलते थे मेरा 11। और सर ये 11 DD ला के देते थे सर, 11 DD ला के देते थे। और इस तरह से दूसरा एक साइड काम स्टार्ट हो गया, दूसरा साइड मेरा खाता भी नहीं खुला था। उसी बीच में अजय पंडित सर का आगमन होता है पूर्णिया में पहली बार। एक बार जोरदार ताली सर के लिए। और सौरभ सर बोले कि देखिए अजय पंडित सर आ रहे हैं, आप लोग का काउंसलिंग करवाएंगे। और सर कॉस्की होटल में रुके हुए थे, सर से हमने मिला। सर एक बात बोले थे, याद है कि धनंजय जी जब कोई ग्रो लाइन आपसे ज़्यादा भागने लगता है ना तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी कम जाती है। एक लीडर का चाल कम से कम 25% ज़्यादा होना चाहिए अपने ग्रो लाइन से, नहीं तो क्या होगा आगे आपका टीम लोग आपकी बातों को नहीं मानेंगे। रात भर मैं सो नहीं सका सर, और अगले ही दिन मैंने कसम खाया कि कुछ भी हो जाए मैं दूसरा लेग तो खोल के रखूंगा। और अगले दिन क्या हुआ कि हम एक डॉक्टर के यहाँ कॉल करने जा रहे थे और एक बंदा वहाँ पे टकराया जिनको सुभाष सर प्लान दिए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप उस दिन सेमिनार से क्यों भाग गए थे? बोला देखिए ना सुभाष भी हमको वो फालतू काम वो सेफ सोप का प्लान दिखाने लेके चल गए थे। तो हम बोले क्या आप पूरा प्लान देखना चाहिए ना, हम दिखा दें? बोला नहीं नहीं हमको नहीं देखना है। दूसरे डॉक्टर के पास गए फिर वो मिल गया, तीसरे डॉक्टर के पास गए फिर वो मिल गया, और जब चौथे डॉक्टर के पास मिला तो हमको लगा कि ऊपर वाला का इशारा है, इस व्यक्ति को तो हम ज्वाइन करवाएंगे। और मैंने अपना काम करना बंद करके दिन भर उनको वॉच किया और उनको बोला कि आपका घर कहाँ है? बोला मेरा घर जान के आप क्या करेंगे? हम बोले एक बार आपकी मैडम को दिखाएंगे। बोला नहीं 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 हमको घर नहीं लेके जाना है आपको। और सर मैं 3 बजे दिन से उनका पीछा करता रहा और 8 बजे रात तक मैं उनका पीछा करता रह गया। और 8 बजे रात में जब वो घर जा रहा था तो 200 मीटर की दूरी पे मैं उनका पीछा करते करते उनका घर पहुंच गया। और वहाँ पे जाके मैंने उनकी मैडम को बिजनेस दिखाया, उनको मैडम को अच्छा लगा और उन मैडम को अच्छा लगा, उसी समय पैसा निकाल के दी। और इस तरह से मेरा 1,000 रुपया का चेक बना सर 1 साल के बाद सर। उस दिन से मैं आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा सर, और डायरेक्ट मैं सिल्वर स्टार बना था, डायरेक्ट सिल्वर स्टार बना। फिर मैंने पलंग खरीदने की बात अविनाश सर को बताई तो अविनाश सर बोले कि धनंजय जी पलंग मत लीजिए, अगर आप एक लैपटॉप ले लेंगे ना तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। और सर की बातों को मानकर
मैंने अपने लिए पहला अपने आप को गिफ्ट किया 32,000 का लैपटॉप दोस्तों, डेल का 32,000 का लैपटॉप। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी मैडम को 75,000 का दीवान पलंग गिफ्ट किया दोस्तों। बिजनेस एकदम तरातर चल रहा था, नॉन स्टॉप अच्छा चल रहा था। उसी समय मैडम बीमार पड़ती है और डॉक्टर कहता है कि इनको कैंसर हो गया है। मैं मैडम को लेके भागता हूँ पटना, पटना में इलाज होता है, वहाँ से भी रेफर कर दिया जाता है मुंबई टाटा मेमोरियल, और वहाँ जाके पता चलता है कि इनको कैंसर है। तो मुझे लगा कि अब मेरे ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। 1.5 साल 2 साल की छोटी वाली बच्ची थी, और मेरा दिमाग में लगा कि अगर मेरी वाइफ को कुछ हो जाएगा तो पता नहीं मेरा ज़िंदगी को क्या होगा। तो मैडम बोलती है कि आप मुंबई में मेरा इलाज कैसे करवाएंगे, आपके पास पैसे हैं क्या? हम बोले पैसा है मेरे अकाउंट में, मैंने कार खरीदने के लिए पैसा रखा था। और इस तरह से 3 महीना रह के मैंने अपनी मैडम का वहाँ पे इलाज करवाया दोस्तों। और उस समय मैं टेलीफोन से अपने टीम को हैंडल करता था, और जब मार्केट में प्लान दिखाते थे तो एक चीज़ है कि अजय पंडित सर का एक वीडियो जरूर दिखाते थे, वो रूबी वाला, जिसमें सर ने बोला कि 29,500 रुपया मैं एक हफ्ते का इनकम लिया, और मन ही मन बोलते थे कि कब ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और पर लेवल पे जाके एक हफ्ते में मेरा 64,510 रुपया का इनकम बना था दोस्तों। और इस तरह से 3 महीने रह के मैंने अपनी पत्नी का इलाज करवाया। 5 लोग मेरे साथ में थे, लगभग 8 से 10 लाख रुपया मेरा खर्च हुआ। और पत्नी जब वहाँ से इलाज करवा के लौटी तो उनको समझ में आ गया कि सेफ शॉप क्या है। और वहाँ से आने के बाद करवा चौथ का व्रत था, और वो ड्रॉल से वो साड़ी जो फेंक दी थी वो साड़ी निकलवाती है, उसका ब्लाउज बनवाती है, और करवा चौथ के व्रत के दिन वो साड़ी पहनती है मेरी मैडम। और उस दिन से मेरी मैडम भगवान की तरह सेफ शॉप को मानने लगी दोस्तों। तो बहुत ऐसा मोमेंट आया कि बहुत दिक्कत आई, गोल्ड लेवल पे बहुत परेशानी आई जब मैंने नौकरी छोड़ा था। जबकि अजय पंडित सर बोले थे कि धनंजय जी जब 3 गुना पैसा आएगा तब नौकरी छोड़िएगा, लेकिन मैंने ताव में आके गोल्ड बनते ही नौकरी छोड़ दिया था। 10-10 रुपये की मोहताज हो गया था मैं उस समय, 10-10 रुपये का। टीम एकदम लड़खड़ा गया क्योंकि मेरी नौकरी लगी थी, मैंने नौकरी किया नहीं। लोग उल्टा समझने लगे, लोगों को बिजनेस दिखाते थे तो लोग बोलते थे ये जाने यार काहे दिमाग चाटता है, अपना तो जिंदगी खराब कर लिया, मेरे बच्चे का जिंदगी खराब करने के लिए चले। एकदम बिजनेस उल्टा हो गया, एकदम बिजनेस। एक दिन की बात मैं बता रहा हूं, मेरी वाइफ का कमर में दर्द था और वाइफ कहती है कि 10 रुपया वाला मूव ला के दीजिए। मैं बोलता हूं मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी वाइफ बिलक बिलक के रोने लगी और कहती है कि आपके पास 10 रुपया नहीं है देने के लिए। कौन सा ऐसा काम कर लिया कि आपके पास 10 रुपया का मूव खरीद के लिए दे। उस दिन मैंने ऊपर वाले से एक ही बात बोला कि प्रभु आप हमको मौत दे दो, हम जब गाड़ी चलाते हैं ना तो ट्रक हम पे चढ़वा दो, और नहीं तो इस बिजनेस में हमको कामयाबी बना दो। मैं घर से किसी लोगों से अपने दुख दर्द शेयर नहीं करता था, पत्नी से भी नहीं। और एक दिन मैं बंगाल काम करने जा रहा था, पूरा रास्ता सोचते जा रहे हैं कि हे प्रभु मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा दो, मुझे जीना नहीं है, क्योंकि मैं एमआर की नौकरी छोड़ चुका हूं, मैं थूक फेंक चुका हूं, मैं वो दोबारा थूक चाटना नहीं चाहता। या तो मुझे मौत दे दो या तो मुझे कामयाब बना दो। मैं रोता जा रहा हूं और साथ में एक जिद भी है कि आज 1 डीडी लेके आएंगे। और दोस्तों उस दिन 1 डीडी नहीं मिला, मुझे 2-2 डीडी मिला, 2-2 डीडी मिला। रोते हुए आते हैं सब। तो बहुत सारी दिक्कत में, पॉकेट में पैसा नहीं होता था, किसी तरह 50 रुपये का तेल भराते थे, किसी तरह 50 रुपये का तेल। कई दिन ऐसा भी था। और शुरुआती दौर में जब आप काम करने जाओगे तो कोई 1 कप चाय भी नहीं पिलाता है, घर भी अपना नहीं लेके जाता, सोचते थे कोई 1 कप चाय पिला देगा। 20 रुपया नहीं होता था मेरे पास, 15 रुपया नहीं होता था कि मैं 1 गिलास सत्तू पीऊंगा। एक बार हम लोग सुबह से शाम हो गया था, कुछ खाए नहीं थे, डायबिटीज था, चक्कर आने लगा। तो पीछे वाले को बोलते हैं कि भैया सुनिए ना, मैडम को फ़ोन कीजिए ना थोड़ा सा। बोला क्या हुआ? हम बोले देखिए ना हमको बहुत भूख लगा हुआ है, मैडम को बोलिए थोड़ा सा नाश्ता बना के रहे। मुंह खोल के बोले तब वो आदमी ले गया घर पे नाश्ता करवाने के लिए। ऐसा भी दिन बीता। मैंने कभी सर को शिकायत का मौका नहीं दिया,
दीपावली का समय था, मेरे पास पैसे नहीं थे घर में देने के लिए। सौरभ सर के पास गए, हम बोले सर आप हमको एक मोबाइल गिफ्ट करने वाले थे। सर ने एक चैलेंज दिया था कि मेरा रिकॉर्ड है 21 प्लान का, जो व्यक्ति मेरा 21 प्लान का रिकॉर्ड तोड़ देगा उसको मैं सैमसंग का गुरु मोबाइल दूंगा। और मैंने सुबह से 5 बजे सुबह से काम करना स्टार्ट किया था दोस्तों, 12:30 बजे रात तक में मैंने 25 प्लान करके दिखाया था। 25 प्लान 1 to 1 विथ मोबाइल नंबर, सबसे बात करवाता था। और तब जाके वो मोबाइल जीता था। तो सर को बोले थे सर हमको मोबाइल नहीं चाहिए, हमको कैश दे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। तो सर बोले क्या कि 1200 का मोबाइल है, कैश लेंगे तो 1000 रुपया देंगे। हम बोले चलेगा सर। उस 1000 रुपया का क्या बोले जाके घर में दिए थे, तो उस दिन दीपावली मनाया गया था। वो दिन भी हमने देखा है, वो दिन भी देखा है। लेकिन सर को कभी शिकायत का मौका नहीं। टीम बना, काम होता चला गया। इस तरह रूबी बने, टोपाज बने, इमरल्ड बने। और फिर जाके कोविड में आके टीम लड़खड़ा गई। तो फिर लगा कि अब पता नहीं क्या होगा। 1.5 महीने से पैसा नहीं बना था। कटिहार में रूम में बैठे हुए थे, कोई साथ में नहीं था। सोचे अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, अब कुछ होने वाला नहीं है। तो अचानक से फेसबुक पे माधव सर का एक 15-20 सेकंड का एक वीडियो देखते हैं। और उसमें माधव सर बोलते हैं कि ये माधव तब तक नहीं रुकेगा जब तक माधव जैसे 1000 माधव लेफ्ट में और 1000 माधव राइट में नहीं हो जाता है। और वहां से फिर एक प्रेरणा मिली कि साला तुम बैठ के घर में क्या कर रहे हो, जाके लोगों से मिलो, लोगों से जाके मिलो। और चाय पीने के बहाने से लोगों से मिलता गया। और इस तरह से फिर मेरा बिजनेस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। और पहला लॉकडाउन में जो मेरा 8 महीने का इनकम था दोस्तों, 6,17,000 रुपया, 6,17,000 रुपया। और आज भी मैं उस TDS पेपर को हर आदमी को दिखाता हूं, देखिए ये मेरा लॉकडाउन का इनकम है। और इस तरह से हिम्मत नहीं हारा, इमरल्ड बना, उसके बाद रूबी बना। टारगेट भी मैंने किया दोस्तों, पर्ल और टोपाज के बीच में मैंने यूरोप का टारगेट फाइट किया था, यूरोप का टारगेट। और मुझे याद है कि सर 17 DD बचा हुआ था। अविनाश सर का बार बार फोन आ रहा था कि धनंजय जी 17 DD बना हुआ, क्या आपका वीज़ा के लिए अप्लाई कर दे। अजय सर का फ़ोन आ रहा है। हम बोले सर, बोला कि नहीं होगा तो 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। हम बोले 1.5 लाख क्या 2 लाख रुपया देंगे। सर को बोलिए मेरा वीज़ा बना, ये मेरा ये करने के लिए। और सर बोले कि सर का फ़ोन आएगा। मैं पूरा रात जगा रह गया सर का फ़ोन के इंतजार में। और मैंने एक दिन में 17 DD फाइनल करके 13 टारगेट फाइट किया था दोस्तों, जिसमें से 2 थाईलैंड का था और एक मेरा यूरोप था। उस समय पॉल सर भी यूरोप का, और 2 यूरोप का मेरा टारगेट हुआ था, एक मेरे टीम से, एक मेरा, और 2 थाईलैंड। और यूरोप भी घूम के आए सर के साथ, पेरिस स्विट्जरलैंड का मज़ा भी लेके आए। तो इस तरह से अचीवमेंट आता गया। मुंबई से इलाज के बाद लोग टूट जाते हैं, जिसका 10 लाख रुपया खर्च होता है। वहाँ से आने के बाद दवा के मैंने काम किया और अपनी मैडम को 13.5 लाख का टाटा का नेक्सॉन मैंने गिफ्ट किया दोस्तों। अगर टोटल रुपीज वाइज इनकम की बात करें तो 60 से 65 लाख रुपया मैं अभी तक कमा चुका हूं। तो ये जो भी अचीवमेंट हो पाया है, ये हमारे फ्रंट लाइन में जो अपलाइन बैठे हुए हैं, और ये सिस्टम की वजह से हो पाया है दोस्तों, सिस्टम की वजह से हो पाया है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि दिमाग इधर उधर मत लगाइए। जो कमांड एक बार दे दिए ना, उससे पीछे मत मुकरिए। थोड़ी छोटी छोटी बात पे लोग सेफ को त्याग के चले जाते हैं। तो इसलिए आए हैं यहाँ पे डायमंड बनने के लिए, तो डायमंड बन के दिखाइए। बन के दिखाएंगे पक्का? कितने लोग कसम खाते हैं एक बार खड़े होके? पक्का डायमंड बनेंगे? डायमंड बनेंगे? बोलिए हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड एंड गो डायमंड।